हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दिया माइक्रो टेस्ट मैग्नेटिज्म का। क्लियर? तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी किया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा मेहनत किया है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो है सोल्यूशन, पूरा वीडियो सोल्यूशन का आएगा आज शाम को, रात 11 से 12 बजे के बीच में आप मिलेगा आपको। पूरा सॉल्व इसका मिल जाएगा आपको रात में 12 बजे के आसपास। ठीक है ना? पूरा एक एक क्वेश्चन का मैं डिटेल बताऊँगा कि क्या, क्यों, कैसे। P100 फिजिक्स मैं STP सर। तो अब हम लोग कंटिन्यूस जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट उस पॉइंट पर चलते हैं। तो हम लोग का लास्ट चैप्टर चल रहा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ चुके हैं, यह शायद 5वां या 6 लेक्चर हम लोग के हो चुके हैं। और अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट हेडिंग था हम लोगों का स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो गामा रेज क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ से मीट होती है, मैं ये सब सारी बातें डिस्कस कर चुका था। अब मैं पढ़ता हूँ ठीक इसके आगे स्पेक्ट्रम के 2 नंबर पर कौन आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, सीधे आंसर मारना होता है, बहुत सिंपल सी बातें होती हैं। जैसे मैं लास्ट में आपको डिस्कस भी किया था, एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। क्या था वह पॉइंट क्या था बेटा? क्या था वह पॉइंट था कि कौन से, आपको 4 ऑप्शन दिया है A B C D, और पूछ रहा है कि इसमें से वह कौन सी वेव है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, या किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, या किसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है। क्या सुना? फिर से बोलो। चलो भाई, फिर से बोलता हूँ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, तो कहोगे कि सर पहले ऑप्शन तो बोल दीजिए। चलो भाई, बोल देता हूँ, पहले ऑप्शन ले लो। नंबर 1 कॉस्मिक रेज, नंबर 2 गामा रेज, नंबर 3 एक्स रेज, नंबर 4 माइक्रोवेव। चलो, 4 ऑप्शन दे दिया। हाँ, अब क्वेश्चन मेरा क्या है? अब हमारा क्वेश्चन है कि विच हैज, अब 3 क्वेश्चन बोलूँगा, तीनों का आंसर एक ही है। विच हैज मैक्सिमम एनर्जी, विच वेव हैज मैक्सिमम एनर्जी। क्या? विच वेव हैज मैक्सिमम एनर्जी। चलिए, नंबर 1 विच वेव, क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए ध्यान से। विच वेव हैज मैक्सिमम एनर्जी। नंबर एक ऑप्शन 1, हाँ चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ कि विच वेव हैज मैक्सिमम एनर्जी। आंसर बोलिए जल्दी से मेरे बोलने के पहले। हाँ, कह दो पहले ऑप्शन तो दे दीजिए। हाँ भाई, ले लीजिए ऑप्शन। चलिए, कॉस्मिक रेज नंबर 2 पे ले लीजिए, गामा रेज नंबर 3 पे लीजिए, नंबर 3 पर एक्स रेज बोला हूँ, और नंबर 4 पे ले लीजिए, हाँ नंबर 4 पे ले लीजिए माइक्रोवेव बोला हूँ। हाँ, जल्दी मार दीजिए, आंसर मारिए, फटाफट आंसर मारिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आंसर मार दो। ये लास्ट टर्न पे हो चुका है, लास्ट वीडियो में हो चुका है, ऐसा पढ़ा चुका हूँ आपको, सब बता चुका हूँ। हाँ चलिए, मार दो जल्दी। मार दिए? चलो, बहुत अच्छे। अब ऑप्शन यही रहेगा चारों, ऑप्शन यही रहेगा चारों बेटा, रहेगा ना ऑप्शन यही। क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, चलिए फिर से लिख दे रहा हूँ कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज, वही क्वेश्चन है, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक, देखिए यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ मैक्सिमम एनर्जी। अब देखो बेटा, मैक्सिमम एनर्जी शब्द रहे या आर, मैक्सिमम, हाँ जल्दी कॉपी में नोट करो ये किनारे, बहुत ही अच्छी तरह से रेड पेन से अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास। तो या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या मिनिमम, ध्यान देना बेटा, मिनिमम वेवलेंथ, या मिनिमम वेवलेंथ। चलिए, इस क्वेश्चन को एक ही आंसर होना है। देखो बेटा, एक ही आंसर होना है, विच है ये मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी चाहे कहे, चाहे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहे, या चाहे मिनिमम वेवलेंथ कहे, हैं। तो आप कलर चेंज कर दो बेटा। चलो देखो,
हाँ देखो यहाँ पे ये चाहे क्या कहे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहे या चाहे मैक्सिमम एनर्जी कहे, या नहीं तो देखो बेटा यहाँ मिनिमम हो जाएगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। तो यह एक क्वेश्चन नंबर 1, इसमें यह 3 तरह से पूछा जा सकता है, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ। अब यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन एक बार फिर से बना रहा हूँ। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम एनर्जी, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा देखो ध्यान देना बेटा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं शब्द है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द नहीं है, तो फिर वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मैक्सिमम, चाहे एनर्जी कह दो या आर, क्या कहेगा, मैक्सिमम चाहे फ्रीक्वेंसी का हो। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि ई बराबर एच न्यू, ई बराबर क्या होता है बेटा, ई बराबर एच न्यू होता है ना। चलो या और, हाँ और क्या भाई, तो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या और मिनिमम वेवलेंथ कहिएगा, मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू। हाँ अब जा देखिए, मार दो निशान बेटा, तो ये दोनों क्वेश्चन का, अच्छा दोनों के लिए जो ऑप्शन यहाँ बनेगा यही ऑप्शन यहाँ भी है रहेगा, माने कि दोनों का ऑप्शन है। मारिए निशान अपना, हमारा जल्दी मार दीजिए तो, जल्दी मारिए तो मैं आगे बढ़ूँ। मार दिया, इसका आंसर लिखिए ऐसे ही, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए, इसको फिल इन द ब्लैंक। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखिए, इसका दोनों का लिखिए, जल्दी लिखिए, हमारे लिखने पहले लिखिए। आप लिख दिया, पक्का लिख दिए हो ना, हाँ जल्दी लिखो, लिख दिए हो, चलो भाई देखो मैं लिख दूँ, आ जाओ। विच वेव हैज मैक्सिमम एनर्जी, यही देखना रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है तो जानते हो आंसर, ओके, तो इसका आंसर कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या होती है बेटा, कॉस्मिक रेज क्या होती है, कैसे होती है, तो मैं अभी जस्ट लास्ट वीडियो में, यानी कि माइक्रो टेस्ट जो है उसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैं आपको डिस्कस किया हूँ ना, तो पीछे आप जरूर पढ़ चुके होंगे। इनकेस मान लीजिए अब नहीं अभी पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे पढ़ लीजिए सब डिटेल में, ठीक है ना, ओके। और अभी डीप नॉलेज इसका भी बाद में फिर आएगा, लेकिन अभी आपके काम के लिए जो भी चीज़ें हैं ना, IIT, नीट और बोर्ड के लिए, ठीक है, तो मैं अभी उतना आपको बता दिया हूँ फर्स्ट क्लास का, और अभी तो मैं इसमें बहुत कुछ डालूंगा जो हायर स्टडी के लिए, ओके बेटा। चलो तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉस्मिक रेज। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द दिया बेटा यहाँ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मारना है। हाँ इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द नहीं था तो कॉस्मिक पर मारा, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो जानते हो कि कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। तो कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती तो इसका आंसर देने के लिए कॉस्मिक पहले ही काट देंगे ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती ही नहीं है, तो इसको तो पहले ही काट देंगे। अब देखेंगे तब जानते हो फर्स्ट क्लास का आंसर कौन हो गया, गामा रेज हो गया। तो यह टॉपिक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन इस हेडिंग से, जो हेडिंग पढ़ रहे हो वहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा। अब कह देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा बना करके, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में दे देगा, तो चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू हैव टू सेलेक्ट वन करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे मान लो वेवलेंथ के फॉर्म में दे दिया, तो चाहे वेवलेंथ बढ़ते क्रम में चाहे वेवलेंथ घटते क्रम में, आपको चारों में से एक पे देख करके निशान मारना होगा, ठीक। चलो तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो यह तो गामा रेज और कॉस्मिक रेज की मैं डिस्कस कर चुका। अब चलिए इसके जस्ट आगे शुरू किया जाए। अब इसके आगे, अब 1 नंबर पर कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारा टॉपिक क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हेडिंग क्या है इसका, चैप्टर क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हेडिंग है हम लोग का स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब स्पेक्ट्रम में हम लोग नंबर 1 पर कौन आता है, गामा रेज, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द बोल रहा हूँ, तो जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलूँगा तो नंबर 1 पर कौन आएगा, गामा रेज। नंबर 2 पर कौन आएगा, एक्स रेज,
ओके, तो यानी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं यार, एक्स रेज। ओके, आ जाओ बेटा, एक्स रेज, एक्स रेज। तो आप जानते हैं ये 2 नंबर की वेव आई ना, ये 2 नंबर पे है ना, 2 नंबर पे वेव है एक्स रेज। तो एक्स रे हमेशा सुनते होंगे, कोई भी बीमार होता है, कोई भी कहीं पर हड्डी में कोई क्रैक है, टूट गया, फूट गया, कोई बात हो गई, या वैसे ही कहीं कोई कह दिया सीने में दर्द हो रहा है, ये तो डॉक्टर पहले ही क्या लिखता है, क्या था, पहले एक्सरे कराइए, कराइए ना, कहता ना कि एक्सरे कराइए पहले, क्लियर। तो और फिर अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अब अल्ट्रासाउंड वाली बात तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यार वो तो वेव में है, मैकेनिकल वेव पढ़ाऊंगा, वहाँ बताऊँगा अल्ट्रासाउंड कैसे की जाती है, किस वेव से की जाती है, क्या होता है उसमें, कैसे होता है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है बेटा एक्सरेज, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरेज। तो तुरंत आप एक्सरे कराते हैं और देखते हैं कि एक्सरे की एक फिल्म होती है ना, जो प्लेट बोलते हैं एक्सरे की, एक फिल्म होती है ना एक्सरे वाली, आप देखते हैं उसमें वाइट स्पॉट होता है ना, देखते हैं कि वाइट ऐसे बना रहता है, वाइट उसमें दिखता है, और उसी को देख करके डॉक्टर अपने एनालिसिस करता है। तो सबसे पहले तो यह कि एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, डेली पता नहीं कितने करोड़ एक्सरेज होते हैं लोगों के। तो एक्सरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा एक्सरेज। सवाल यह है कि एक्सरेज होता क्या है। तो एक्सरेज बेटा हमारा एक पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है ना। हाँ, एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हमको आईआईटी में भी है बेटा ना, आईआईटी में भी आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। अच्छा, अब ये सवाल है, जैसे मान लो कि कहीं से कहीं नहीं किसी भी टॉपिक पर या एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही बिल्कुल लिंक है, तो यदि आप एक्सरे की जानकारी आपको तभी अच्छी तरह से होगी जब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस कैसे होता है, तभी आप कर पाएंगे इसको ना बेटा। तो फिलहाल हम आपको सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ हम देंगे। कहीं भी ना कोई आपको बुक छूनी है, न ही आपको कोई किताब छूनी है, न ही कहीं पर कोई, बट सारा टेस्ट यहाँ पर होगा, सारा टेस्ट मैं कराऊंगा, सारे टेस्ट का सलूशन मैं दूंगा। पूरी होल फिजिक्स के लिए तो कुछ छूना ही नहीं, खाली फिजिक्स के लिए P100 फिजिक्स छूना है। फिजिक्स अपनी 100% कंप्लीट करने के लिए अब कचरे मत पड़िएगा कि यहाँ किताब पढ़े, वहाँ किताब, सब कुछ आपको सिस्टमैटिक मिलता जाएगा। P100 फिजिक्स क्लियर। हाँ, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन, मैं इतना क्वेश्चन इस पे दूंगा भी आपको कि बस उस क्वेश्चन सब करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हाँ, कब तक, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। और सिलेक्शन कब तक, बस इसी सा फर्स्ट अटैम्प्ट शुड बी लास्ट अटैम्प्ट, योर फर्स्ट अटैम्प्ट शुड बी लास्ट अटैम्प्ट। इस पर पढ़ने के बाद में आपका 100% सिलेक्शन पक्का, अच्छी रैंक पक्की है, जबरदस्त लेकिन पढ़ाई हो। फिलहाल हम बात करते हैं बेटा एक्सरे की। तो अभी एक्सरे आपका एक चैप्टर है पूरा का पूरा ना, पूरा का पूरा एक्सरे चैप्टर है। तो अभी मैं इसके बाद में जब ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समाप्त हो जाएगा, तो मैं पहले स्टार्ट कर जा रहा हूँ बेटा जहाँ से स्टार्ट होता है कि मैक्सवेल थ्योरी, लाइट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स द नेचर ऑफ द लाइट पहले बताऊंगा, लाइट है क्या, क्योंकि इसके बाद विजुअल लाइट आएगा अभी हम लोगों का। तो इसके बाद में मैं वहाँ पर थोड़ा सा लाइट बताऊंगा बेटा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तुरंत ही पढ़ेंगे हम लोग एक्सरेज, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स अभी स्टार्ट किया जाएगा, तुरंत स्टार्ट किया जाएगा। तो फिलहाल टॉपिक हम लोग का एक्सरे, तो वहाँ एक्सरे के विषय में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सरे हम लोग का पूरा एक चैप्टर है, और ज़बरदस्त तैयारी हम लोग अभी एक्सरे वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, डिटेल न्यूमेरिकल्स वगैरह सब। अब जैसे गामा रेज कहाँ पर है, तो गामा रेज अभी हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, अल्फा बीटा गामा रेज क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ केवल यहाँ पर गामा के विषय में। एक्सरे के विषय में भी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे चैप्टर में, एक्सरे नाम से ना 6-7 वीडियो आएगा एक्सरे नाम से, एक्सरे पार्ट 1, एक्सरे पार्ट 2, एक्सरे पार्ट 3, एक्सरे पार्ट 4, सब न्यूमेरिकल क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन केवल दे रहा हूँ, चैप्टर आगे आएगा। चलो बेटा, तो अब बात रही एक्सरे है ही क्या। तो सिंपल सी बात है कि दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह भी क्या है, यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। क्या है यह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, तो बेटा इसकी लैम्डा लाइज करती है ना, लैम्डा इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉन से स्टार्ट होती है, और ये 100 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है ना। तो अब कहीं पर इसको 1 एंगस्ट्रॉन मान लेते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन से स्टार्ट होती है। तो अब यहीं पर ऐसे लगा दें, जैसे ऑप्शन में जो भी रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा।
तो 1 एंगस्ट्रॉन से स्टार्ट होती है और बेटा 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है ना। तो यानी कि ये लगभग 1 से, तो 1 से 0.1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 100 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है बेटा, यहाँ तक। अब इसको 2 पार्ट में हम बांट देते हैं, ठीक है ना। अभी बस यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल तो एक्सरे का अभी गजब का हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक को कहते हैं हार्ड एक्सरे और दूसरे को कहते हैं सॉफ्ट एक्सरे। क्लियर? तो बेटा, तो जिसका जानते हो ना। अब ये हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे कैसे बांटते हैं, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो पहले बांटते हैं इसको हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। ये तो इसकी हार्डनेस यानी कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर पे डिपेंड करता है कि पेनिट्रेटिंग पावर उसका कितना है। क्लियर? अच्छा, अब फिर उसके बाद में क्या करते हैं, एक्सरे को 2 पार्ट फिर से करते हैं। तो कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, तो पहले तो हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे हो गई बेटा, है ना। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में अब इसे 2 पार्ट करते हैं। अब वो मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर वो 2 पार्ट कैसे कौन कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो क्या नाम हुआ बेटा, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज और दूसरा कौन सा होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो ये 2 एक्सरेज हमारी होती हैं। अब थोड़ा सा और मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, बाकी हम लोग चैप्टर स्टार्ट होगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हिंट मैं और देता हूँ बेटा, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कन्वर्जन होता है ना, ये कन्वर्जन होता है। तो आप सीधे कहोगे कि ये क्या है, तो कहोगे कि कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो काइनेटिक एनर्जी, एक सेकंड में इसको ऐसे कर दो कि कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसका काइनेटिक एनर्जी, ऑफ द अब रेड पेन से लिख दीजिए आप वहाँ पे, ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा बेटा, किसका कन्वर्जन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का। किसकी काइनेटिक एनर्जी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, कब, कैसे, व्हेन, आगे थोड़ा बढ़ा दीजिएगा शब्द, व्हेन स्ट्राइक ऑन द रिजिड बॉडी। अब ये सब क्या होता है, रिजिड या टारगेट शब्द यहाँ पर लिखना रहता है बेटा, टारगेट। अब क्या, क्यों, कैसे, ये चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे, अभी एक्सरे जब आगे आएगा ना, 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो जब अभी 2 से 3 दिन के अंदर आएगा बेटा ये चैप्टर, तो अभी वहाँ पर डिटेल पढ़ा जाएगा, क्या, क्यों, कैसे। मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन केवल दे रहा हूँ आपको। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज बेटा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन स्ट्राइक ऑन द रिजिड टारगेट। क्लियर, रिजिड टारगेट। ओके बेटा, हो गया। चलो, और ये तो सब यहाँ पे था, अलग से था, ठीक है ना, हो गया। चलो बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और तब बन जाता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है। अच्छा, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ड्यू टू, देखो बेटा दोनों अलग अलग होती हैं, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑर्बिट, या ऐसे कहते हैं फ्रॉम वन सेल टू, या ऑर्बिट ही रहने बेटा, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। हो गया।
तो फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, तो ये वेव प्रोड्यूस होती है कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है। अच्छा, अब ये कैसे और है, किसका, इसका इन्वेंशन किसने किया, इसका इन्वेंशन किसने किया, क्या हुआ, क्या डिटेल और सब कुछ है ना। अब जैसे कि अब ये कहीं पर लिखा जाता है कि लेमडा के क्या मान क्या होता है ना, लेमडा के एल का मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ, जो आईआईटी में यहाँ से इस एक्सरे से आईआईटी में कई साल बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल चैप्टर में जब जाएंगे तब। ये तो मैं केवल के यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हो गया बेटा। अच्छा, अब इनकी जब आप स्पेक्ट्रम लेते हो ना, इनका जब आप स्पेक्ट्रम लेते हैं तो जानते हैं कि इनका स्पेक्ट्रम देखिए ऐसे बहुत ही अच्छा स्पेक्ट्रम इसका बनता है बेटा ऐसे, और ऐसे अचानक इस पर एक पीक आ जाती है, देखे ना ऐसे बनते हुए देखे होंगे, ऐसे अचानक एक पीक आ जाती है इस पर, देखे ना ऐसे बनते हुए स्पेक्ट्रम इसका, ये है ना, ये है वेवलेंथ लेमडा, बात समझा। इस पर एक्स एक्सिस पर, और इस पर क्या बेटा, एक्सरे की इंटेंसिटी है आई। तो ये वाली जो पीक होती है ना, ये वाली जो पीक होती है इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बेटा इसको कहते हैं। और जो कंटिन्यू है ना, देख रहे हैं ये कंटिन्यू, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब सवाल ये है कि हाँ, अब यहीं पर इसको रोक दिया जाए, डिटेल चैप्टर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहीं रोक देते बेटा इसको। तो ये है एक्सरेज, तो एक्सरेज का। अब हमारा क्वेश्चन ये था यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन, हल्का फुल्का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बाकी चैप्टर तो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हाँ, अब सवाल ये है कि ये कैसे एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है। तो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है तो हम लोग देख लिए एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। अब इसमें क्या कहना पड़ेगा, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। तो एक्सरे दो टाइप की होती है और दोनों दो तरह से प्रोड्यूस होती है। तो पहली कंटिन्यूअस कैसे प्रोड्यूस होती है, तो कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस होती है जब कहीं पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी रिजिड टारगेट पर टकराता है तो वह अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, वह अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो वह जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, यह जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है वह कहलाती है कंटिन्यूअस एक्सरेज कहलाती है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वह होती है बेटा जब यह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर टकराता है तो वह एटम के आउटर सेल के अंदर पेनिट्रेट कर करके उसके अंदर घुस जाता है। परिणाम क्या होता है कि वह अंदर किसी न किसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे जाकर सीधे स्ट्राइक करता है। तो जानते हो कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, आपस में टच करते नहीं हैं, रिपल्सिव उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके ना, रिकॉइल बोलते हैं उसको, तो वो ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देता है, वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी पर होता है, तो जहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है तो ना, जहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है वो जगह खाली हो गई, तो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन सीधे उस पर जंप करता है। तो जब जंप करता है तो वह जो एनर्जी रिलीज करता है वो आती है किस रेंज में आती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में आती है बेटा। किस में आती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में आती है। अब दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेज होती हैं ना, बहुत सारे कौन किस पे डिपेंड करती है, क्या होता है। आईआईटी में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आगे कराऊंगा। तो चलिए अपने मेन पॉइंट पर, एक्सरेज गामा रेज के बाद में कौन सी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में या सीरीज में, कौन आई गामा के बाद, गामा के बाद आई एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती है, एक्सरेज ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्लियर, कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्जन के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसको कैसे चेक किया जाता है, डिटेक्शन अब इसका कैसे होता है, तो आगे चलिए फटाफट आ जाइए अगले पॉइंट पर आगे बढ़े। हाँ, नोट कर लिया सारी बातें। हाँ, बाकी चैप्टर भी आप आगे पढ़ेंगे। चैप्टर अब सवाल है इसको कैसे डिटेक्ट करोगे, देखोगे कैसे, इसको कैसे पहचानोगे कि एक्सरेज है। हाँ जल्दी बोलिए, कैसे पहचानोगे। हाँ बस, तो डिटेक्शन कैसे करोगे बेटा, बस फोटोग्राफी प्लेट दे दो, फोटोग्राफी
फोटोग्राफिक प्लेट। कैसे पहचानिएगा इसको? फोटोग्राफिक प्लेट से पहचानिएगा। ठीक, तो फोटोग्राफी इसे डिटेक्ट किया जाता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट्स के द्वारा इसको डिटेक्ट कर लोगे। और कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी कर सकते हो इससे ना। तो एक्सरेज में बेटा लिख दो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोग्राफिक प्लेट भी होता है, और 2 नंबर पे डाल दो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कहा जाए कि दोनों से कर सकते हैं, तो कहेंगे हाँ, यानी कि जो फास्ट मूविंग ये जो एक्सरेज होती है बेटा, जब किसी मेटल पे डाली जाती है, यह जो एक्सरेज होती है जब वह किसी मेटल के सरफेस पर टकराती है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करती है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन करती है। इलेक्ट्रॉन के इमिशन को ही क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हो। तो जब भी कभी किसी मेटल के सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करती है, प्रकाश डाला जाता है, तो मेटल के सरफेस से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इमिशन होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इमिशन होता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी मेटल सरफेस, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द एनी मेटल सरफेस, emission of electron from the metal surface is called photoelectric effect. And these electrons which emitted from the surface is free electrons. It never be valence electron. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा। ओके, बाकी डिटेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर में देखा जाएगा। हाँ बेटा, अब इसका यूज़ क्या है तो जानते हो कि इसका यूज रेडियोग्राफी ना, रेडियोलॉजी, डिटेक्टिंग द फ्लॉस इन द मेटल्स। तो लिख दो बेटा अब इसका यूज क्या है। तो यूज क्या बेटा? रेडियोलॉजी, रेडियो फोटोग्राफी, वही जो ना, टू डिटेक्टिंग, अगला टू डिटेक्टिंग फ्लॉज। तो ये देख रहे हैं कि टू डिटेक्टिंग फ्लॉज में गामा रेज भी आया था ना, यहाँ पर एक्सरेज भी यूज किया जाता था, एक्सरेज भी यूज किया जाता है ना। और भी जैसे मान लो कि पेंटिंग वगैरह होती है तो बहुत पुरानी पेंटिंग होती है, नकली पेंटिंग ना, मतलब जैसे कि जो फोर्जरीज होती हैं, तो पेंटिंग वगैरह कितनी पुरानी है उसको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यह एक्सरेज भी यूज़ करते हैं बेटा, एक्सरेज ना, उसके लिए भी यूज़ की जाती है। कहीं पर कोई मान ले कि मेटल की पाइप वगैरह है, और वो पाइप बीच में उसमें क्रैकिंग है कि नहीं, क्रैक वगैरह है कि नहीं, पर कहीं पर पूरे बीच में पाइप में, उसको भी चेक करते हैं, एक्सरे से चेक करते हैं। तो ये है एक्सरेज का यूज। और सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर है? मेडिकल में, मेडिसिन में ना। बोन वगैरह टूटा हुआ है, एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे कराते हैं तो उस जहाँ से जो नहीं टूटा हुआ पोर्शन है वहाँ से एक्सरे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो टूटा हुआ पोर्शन है वहाँ से पास कर जाती है। इसी सिद्धांत पर हमारा फोटोग्राफी प्लेट काम करता है मेडिसिन में, इसी सिद्धांत पर मेडिसिन में इसका यूज होता है। तो दिस इज द एक्सरेज। ओके, चलो बेटा आ जाओ अगले नंबर पर, नेक्स्ट नंबर। और बाकी डिटेल चैप्टर ही है, तो ये पूरा हमको चैप्टर ही पढ़ना बेटा वहाँ पे ना। इसके अभी हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद एक्सरेज आएगा। आ जाओ अगला पॉइंट। नेक्स्ट नंबर पे कौन है? नंबर 3 बोल दीजिए तो। हाँ जल्दी बेटा, नंबर 3 बोलिए सब लोग। नंबर 3 पर कौन था? अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? यूवी रेज कहते हैं ना, जनरली हम क्या कहते हैं बेटा? यूवी 3 नंबर पर है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। ये भी क्या है? इसका मतलब ये भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी हुआ ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी बेटा। चलो अब इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? कार्बन आर्क होता है बेटा, इसको प्रोड्यूस करते हैं। चलो तो डिस्चार्ज ट्यूब और कार्बन आर्क ना बेटा, प्रोडक्शन इसका लिख दो कि प्रोड्यूस्ड बाय, 2 नाम लिख दीजिए, एक लाख दीजिए कार्बन आर्क, और नंबर 2 कर दिए बेटा डिस्चार्ज ट्यूब। देखे होंगे कार्बन आर्क, देखे होंगे कि कहीं पर भी लोहे वगैरह की दुकान होती है तो देखते होंगे कि वेल्डिंग की जाती है।
तो वेल्डिंग की जाती है तो देखते होंगे कि वहाँ पर एक ब्लू कलर लिए हुए एक लाइट निकलती है, जो सिंपल आँखों से देखा जाए तो आँखों के रेटिना को नुकसान पहुँचा सकती है। तो वो लोग देखे होंगे कि जो वेल्डर होते हैं जब वो वेल्डिंग करते हैं तो देखे होंगे कि स्पेशल ग्लास होती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो उसी का क्या करते हैं, माउथ पर अपना फेस कवर एक टाइप में लगा लेते हैं, फेस कवर, और तब वेल्डिंग करते हैं। तो वह एक स्पेशल टाइप की ग्लास होती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि रेटिना को बचाती है, आँखों को बचाती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट, इसका नाम ही बेटा ना पराबैंगनी किरणें है ना, तो इनका कलर भी वायलेट होता ना, हल्का ब्लू कलर में देख होंगे इतना ब्लू, हल्का ब्लू ना, ब्लू होता है और उसमें चमक होती है, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। ओके, तो ये है अल्ट्रा वायलेट रेज हमारा बेटा। अच्छा, अब इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे बेटा करेंगे, तो देखो इसके डिटेक्शन के लिए लिख दीजिए ना फ्लोरेसेंस ना, फोटो एक्शन और फोटोवोल्टाइक सेल। तो इसको लिख दो बेटा कि डिटेक्टेड बाई, हाँ, तो कुछ नाम लिख दीजिए। पहला नाम लिख दीजिए कि फोटोवोल्टाइक सेल लिख दीजिए ना। फोटोवोल्टाइक से आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे बेटा, फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा लीजिए बेटा फोटो एक्शन। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, फोटो एक्शन, ठीक। और नंबर 3 पर ले दीजिए फ्लोरिसेंस ना बेटा, तो नंबर 3 पर ले दीजिए फ्लोरिसेंस। तो ये होता है बेटा डिटेक्शन, इसे कैसे क्या जाता है, तो फ्लोरिसेंस हो गया बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो बेटा अभी सा, हाँ थोड़ा सा अभी सा यूज कहाँ पर है, तो यूज लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ स्किन किलिंग बैक्टीरिया। तो यूज लिख दीजिए, यूज ना, यूज में लिखिए कि ट्रीटमेंट ऑफ स्किन पे नंबर 1 पे कर दीजिए। नंबर 2 पर यूज में लिख दीजिए बेटा, नंबर 2 पर है इसका कि, हाँ बेटा नंबर 2 पर है किलिंग बैक्टीरिया, यानी स्टरलाइजेशन कर दिया जाए, स्टरलाइजेशन ना, स्टरलाइजेशन मीन्स नंबर 2 पर स्टरलाइजेशन ब्रैकेट में दिया कि किलिंग बैक्टीरिया हो गया बेटा। अब नंबर 3 इसका यूज कर दीजिए, नंबर 3 पर ना, हाँ बेटा ये नंबर 3 पर ऐसा कर दिए कि ऑटोमेटिक काउंटिंग इन द इंडस्ट्री, यानी कि काउंटर ना, ऑटोमेटिक काउंटिंग ना, इंडस्ट्री वगैरह में, बैंक वगैरह में जो मशीन आई होती है नोट छापने की होती हैं, तो वहाँ पर ये होता है बेटा ऑटोमेटिक काउंटिंग ना। तो इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किए जाते हैं ना, बैंक वगैरह में देखते होंगे कि नोट जो गिनने की मशीन होती है, कहीं पर भी गिनने की मशीन हो, हाँ कुछ भी गिनने की मशीन हो, तो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं। तो ये है बेटा। अच्छा हाँ, अब इसका मैं रेंज बता दूँ थोड़ा सा आपको, वेवलेंथ इसका बेटा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो देखते हैं इस डाटा इसका क्या है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेंज। तो अल्ट्रा वायलेट रेंज बेटा है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻17 और वेवलेंथ 3 × 10⁻9। 10⁻17 से लेकर 10⁻16 के बीच में है बेटा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ले दीजिएगा तो न्यू का मान इसका 10⁻17 से लेकर के 10⁻16 ऐसे कर दिए, 16 से लेकर के 10⁻17 के बीच में ये है इसका। अच्छा, यदि हमको फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो वेवलेंथ हम लोग वैसे जानते हुए निकाल ले सकते हैं ना। चलिए वेवलेंथ मैं लिख देता हूँ, सब कुछ निकला हुआ है। तो वेवलेंथ बेटा इसका वेवलेंथ है 3 × 10⁻9 से लेकर के 3 × 10⁻8। तो वेवलेंथ, हाँ अब लिखिए बेटा वेवलेंथ लैम्डा लिखिएगा,
3 इंटू 10⁻⁹ से ना, हाँ वेवलेंथ 3 इंटू 10⁻⁹ मीटर टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ओके, वेवलेंथ है ना, तो पहले ये रहेगा तब ये रहेगा बेटा, हो गया। तो ये है वेवलेंथ बेटा, और ये इसके क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब देखिए, तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, इसका यूज कहाँ होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये है अल्ट्रावायलेट रेज की धुनाई। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स स्पेक्ट्रम। तो हर चीज़ें कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, क्लियर हो गए। चलो बेटा, अब एक शब्द यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये सब डाटा है बेटा, ये सब ना सब डाटा है यह। चलो अब यहाँ पर हाँ बेटा, अब यहाँ यदि एटॉमिक लेवल पर कहा जाए तो एक शब्द आप जैसा लिख दीजिए कि एटम, लिखिएगा ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो लिखिएगा कि एटम इन स्पार्क, एटम इन स्पार्क। इसका मतलब ये हुआ बेटा, है ना, प्रोड्यूस्ड एटम इन स्पार्क। तो इस शब्द लिखिएगा कि प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय। तो अभी आप तो लिखे ही है प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ पर, कार्बन आर्क, देखिए यहाँ पे कार्बन आर्क और डिस्चार्ज ट्यूब। तो सवाल यह है कि कार्बन आर्क और डिस्चार्ज ट्यूब में होता क्या है, तो ये होता है, यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, ये क्या होता है, देखिए बेटा क्या होता है यहाँ पर, एटम इन स्पार्क, यानी कहीं स्पार्किंग हो रहा हो, कहीं स्पार्किंग हो रहा हो, तो उसमें यदि एटम जो होगा तो स्पार्किंग के समय स्पार्किंग में जो एटम होगा वो बनाता है क्या, वो बनाता है अल्ट्रावायलेट रेज, यानी वो प्रोड्यूस करता है क्या, अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करता है। हो गया। चलो बेटा अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हो बेटा। चलो अगला पॉइंट, अल्ट्रावायलेट रेज किस नंबर पे था, 3 नंबर, 4 नंबर पे कौन आएगा, हाँ जल्दी बोलिए, 4 नंबर। तो 4 नंबर पे विजुअल लाइट, हाँ विजुअल लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है बेटा। आ जाओ, चलो देखो, तो अब आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट 4 नंबर, 4 नंबर, विजिबल लाइट। जानते हो इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक, 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन तक, है ना, ये है बेटा इसका वेवलेंथ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, निकालना पड़ेगा ना। तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है बेटा, c/λ होता है ना। तो c का मान 3 × 10 पर 8, 4000 एंगस्ट्रॉन मीन्स 4 × 10 पर -7 है कि नहीं, वो निकाल दिया जाए सीधे। तो देखो बेटा, तो निकाल दो, तो न्यू, हाँ पहले वाला रेंज बता दिया, न्यू बराबर, तो न्यू बराबर कितना होगा बेटा, देखो 3/4 गुणे, ये 10 पर 7 ऊपर ले जाओ, तो 10 पर 8 पहले से था, 7 जाके हो गया 10 पर 15। तो न्यू बराबर कितना हुआ, एक जीरो ले लो, 30/4 कर दो, हाँ गुणे 10 पर 14 कर दो। तो न्यू बराबर कितना हुआ, 4 से डिवीजन करो बेटा, इस यहाँ पे 4 × 7 करोगे 28 हो जाएगा, 57.5 हुआ, और इंटू 10⁻14 क्या, हर्ट्ज। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक। तो यह तो था वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इसका भी निकाल दें, रेंज किसके किसके बीच में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो 3 × 10 पर 8, और बटा कितना बेटा, 7000 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में जानते हो 10 पर माइनस, तो कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो, फटाफट मार दिया जाए इसको। हाँ, तो 3 × 10 पर 8, 7 × 10 पर, हाँ कितना हो जाएगा बेटा, -7, क्योंकि 3 जीरो, एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 पर -10, हाँ यहाँ 3 जीरो लगा है, तो 10 में से 3 माइनस कर दो, तो 10 पर -7 हो गया बेटा। अब चलो ऊपर ले जाओ, इसको ले जाओ ऊपर, तो 3, एक जीरो ले लेता हूँ,
एक जीरो ले लो तो 30 कर दो, 30/7 कर दो, गुड़े एक जीरो ले लिए हो तो यहाँ बचा है 7 और ये नीचे से ऊपर का जा करके ये भी होगा 7, तो 7 7 14 हो गया, तो 10⁻14 क्या हर्ट्ज। तो न्यू बराबर कितना आया, 7 × 4 कर दो 28 हो जाएगा और लगभग 3 ना, तो 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज तो आ गया। तो देखो बेटा, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक हो गई, तो फ्रीक्वेंसी की रेंज कहाँ से कहाँ तक, 4.3 ना, पहला वाला कितना था 7.5, हाँ तो देखिए बेटा, तो 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज से ले करके ना फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे देख दूँ क्या है बेटा 4.3 है, देखो तो कहाँ से कहाँ तक न्यू का मान 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर और कहाँ तक 7 है, तो यहाँ से लेके 7 ना, हाँ हट देखो तो इतना हर्ट्ज से लेकर के टू कितना 7.5 नहीं कितना आया था, हाँ 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, क्लियर। तो दिस इज द रेंज ऑफ द, तो क्या बेटा विजिबल लाइट कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी नोट करो, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि हम लाइट किसे कहते हैं, विजिबल लाइट किसे कहते हैं, तो यही एक रेंज है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी यदि है तो इसी रेंज के फ्रीक्वेंसी को हम विजिबल लाइट कहते हैं, यही इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विजिबल लाइट बोलते हैं, इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को। अब सवाल यह है कि इसको विजिबल लाइट क्यों कहते हैं, इसलिए कि यह जो रेंज है ना, तो भगवान ने हम लोगों की आँखें या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी आँखें जो भी हैं वो बनी हैं, तो उसमें जो रेटिना है, तो रेटिना पे सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि वही रेंज है, यही फ्रीक्वेंसी है कि जो रेटिना पर देखने का आभास कराती है, यानी कि सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है, देखने का आभास कराती है, यानी कि रेटिना को एक्साइट करती है। तो इसी यानी कि जब जो रेटिना की फ्रीक्वेंसी होती होगी और जो जो रेटिना की फ्रीक्वेंसी होगी वह यही फ्रीक्वेंसी होगी। अब कहोगे सर वहाँ फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई, हाँ भाई दुनिया की कोई चीज़ बता चुका हूँ कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है पूरे ब्रह्मांड का कि जिसके अंदर वाइब्रेशन ना हो। तो रेटिना भी पार्टिकल से बना है और भी मालिक्यूल से बना होगा, उसका भी स्ट्रक्चर होगा, उसमें भी एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं से बना है, वो सब हमेशा ही वाइब्रेशनल स्टेट में होंगे, होगा कि नहीं, हैं तुम्हारा नहीं वाइब्रेट करता क्या, रेटिना करता है, होगा हमेशा, सभी रेटिना वाइब्रेट नहीं करेगा तो दिखने का आभास ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिजोनेंस नहीं करेगा। तो जब रिजोनेंस करता आखिर बाकी एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट करती हैं, उससे पहले वाले या उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्यों नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी के पर उसका रिजोनेंस होता है, इसी रेंज में उसका रिजोनेंस होता है, तो देखने का आभास होता है। रेटिना पर इमेज उल्टा बनता है, नर्व सिस्टम के द्वारा वह सीधा दिखता है, क्लियर। तो ये है बेटा विजिबल लाइट। तो देयरफॉर नाउ यू कैन से दैट दिस विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ये लाइट क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लिख दो वहाँ पर कि विजिबल लाइट इज आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब ये सवाल हुआ कि यह तो इसकी वेवलेंथ हो गई और फ्रीक्वेंसी हो गई, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, हाँ जल्दी बोलिए, हाँ बोलिए जल्दी बोलिए, प्रोड्यूस कैसे होती है, लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हो अरे भाई लाइट प्रोड्यूस करने में क्या, घर में दिया जलाए लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, उजाला नहीं हो जाता है, तो लाइट नहीं है वो तो क्या कहोगे, बस वो कहोगे दिया से प्रोड्यूस हो गया। हाँ वो वही डीजल और केरोसिन ऑयल वगैरह डाल के जो बनता है तो उससे भी तो लाइट प्रोड्यूस होती है ना, है। न्यूटन इलेक्ट्रिक बल्ब से नहीं खोजा था, वह तो दिया जला के कैंडी जला करके खोजा था ना कि वो लाइट में क्या है, लाइट से क्या निकलती है। न्यूटन से कार्पास्कुलर थियरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है ना, चलो ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा चलो आ जाओ।
तो अब सवाल हुआ हम लोग का क्या कि अब हम लोग का क्वेश्चन में बेटा कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो क्या क्या करते हो, अभी अंधेरे में बैठे थे, लाइट जलाए हो तो अभी उजाला नहीं हुआ है, तो क्या है, किससे प्रोड्यूस होती है, बल्ब से। तो बल्ब है, तमाम है, कैंडल है, बल्ब है, लकड़ी है, जला दिया तो आप लाइट, हाँ, लाइट प्रोड्यूस होती है। सवाल ये है कि ये तो बहुत सारे साधन हैं। अच्छा, अब डिटेक्ट कैसे करोगे, डिटेक्शन, लाइट है कि नहीं है तो कैसे डिटेक्ट करते हो लाइट है कि नहीं है। हाँ जल्दी बोलिए, किसे, अरे आँख से पता चलता है भाई, और क्या। तो डिटेक्टेड बाय आई, तो आँख से देखते हो तभी ना। तो आई हम लोग का क्या है, आई इज द बेस्ट डिटेक्टर ऑफ द विजिबल लाइट। तो डिटेक्टेड बाय क्या, खूबसूरत आँखें, हाँ खूबसूरत है तभी दिखेगा, नहीं भाई चाहे जैसा रहे दिखेगा। तो डिटेक्टेड बाई आई ना। तो आई, आँखों से हम लोग क्या करते हैं ना, आई से देखते हैं ना, उसी से डिटेक्ट होता है ना कि लाइट है कि नहीं है। तो किसे पता चलता है, तो आई से पता चलता है। ठीक, चलो बेटा अब आ जाओ, तो कुछ और बातें यहाँ पर। तो विजुअल लाइट ना बेटा, तो विजुअल लाइट, चलो तो ये अच्छा, अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है, वेवलेंथ वाले तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। तो आइए थोड़ा सा कुछ और बातें बोल दो बेटा। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ विजुअल वर्ल्ड ना, यूज क्या है, तो यूज क्या है, यूज क्या देखने में हम लोग लिख दिए कि अब यूज क्या है, लाइट का यूज क्या है, लाइट का यूज क्या है, टू ऑब्जर्व एनी थिंग्स, या कुछ भी देखने के लिए हम इसी को यूज करते हैं ना। चलो बेटा और क्या है, तो विजुअल वर्ल्ड, फोटोग्राफी, ये सब यूज है ना बेटा। चलो और हाँ, अब ये है कि डिटेक्टिव, और अच्छा इसके अलावा आँख तो ठीक है, इसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। कोई और भी चीज़ बेटा, और कोई डिटेक्टर इसके अलावा, आँख के अलावा कोई और बोल दो। चलो नंबर 2 पे लिख दो, नंबर 2 पे लेड लिख दीजिए, LED ना, लाइट इमिटेड डायोड, ना, LED, लेड से भी बेटा हम लोग डिटेक्ट करते हैं ना इसको, इसे भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा। आगे ये सब क्या होता है, ये सब आएगा, फिर पढ़ा जाएगा वहाँ पे। तो लाइट सेंसिटिव डायोड लिख दीजिए ना, लाइट सेंसिटिव डायोड ऐसे कर दीजिए, ऐसे LED भी तो होता ही है, लेकिन ऐसे कर दिए लाइट सेंसिटिव डायोड कर दीजिए ना। तो डिटेक्टर एक भी है, तो आई एंड लाइट सेंसिटिव डायोड, उसको सब लिख दीजिए, हो गया। अच्छा अब सवाल यह है कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो वह तो एपरेटस हो गया ना कि हम किसी द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सवाल है कि मैकेनिज्म क्या है इसका प्रोडक्शन का ना, प्रोडक्शन क्या। तो अब आप पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जरूर आइडिया होगी, यदि पढ़े होंगे पहले से, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग शुरू करेंगे, पढ़ेंगे बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट आता है इतना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, पढ़े ना, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। तो एक सीरीज होती है बेटा, यानी कि ये क्या है, यह कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एन अदर ऑर्बिट। तो लिख दीजिए कि प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, लाइट, यानी कि यह कैसे ना, कहाँ से ये लाइट क्यों निकलती है, कैसे निकलती है। तो वहाँ पर लिख दीजिए कि प्रोडक्शन इसका लाइट का कैसे होता है। हाँ, तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, तो लिख दीजिए प्रोडक्शन। तो कैसे प्रोडक्शन होती है, लाइट कैसे इमिट होती है, तो बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one orbit to other orbit ना, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। यदि ये कहा जाए कि क्या एटॉमिक ट्रांजिशन से होता है, तो आप बेटा इस पे मान लो ये नाम नहीं दिया हुआ ऑप्शन में आपके सामने, और ये शब्द आया है एटॉमिक ट्रांजिशन, यदि ये नाम आया है मार देंगे तुरंत ही निशान ना, एटॉमिक ट्रांजिशन। यदि यह शब्द नहीं है तो इस पर मारेंगे, यदि ये दोनों है तो इस पर मारेंगे, यदि यह नहीं है तो इस पर मारेंगे, यदि दोनों है तो इस पर मारेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर के मैकेनिज्म को आप बता रहे हैं कि अंदर क्या होता है, कहाँ से होता है। उसी को ओवरऑल कुछ किताबों ने लिख दिया एटॉमिक ट्रांजिशन, हालांकि सही शब्द नहीं है। देखिए लिखा गया एटॉमिक ट्रांजिशन
ना, और परहैप्स एनसीईआरटी ने भी शायद लिखा हुआ है एटॉमिक ट्रांजिशन। तो मारेंगे किस पर? एटॉमिक ट्रांजिशन जब ये नहीं रहेगा। लेकिन यदि ये रहे, दोनों है तो दोनों नहीं रहेगा कभी भी, या तो ये या तो ये। तो मारेंगे किस पर? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, नॉट एटॉमिक ट्रांजिशन। लेकिन फिर हल दोनों जानते रहिए। हो गया बेटा? तो ये है विजिबल। तो आ जाओ। और अच्छा, यूज़ कहाँ पर करते हैं बेटा? तो हाँ, तो ये तो भी जानते ही हो, लाइट का यूज़ क्या है तो पता ही है। चलो अब अगला पॉइंट पे आ जाओ। और विजिबल स्पेक्ट्रम, हो गया बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है हम लोग का पॉइंट, अगला पॉइंट है इंफ्रारेड रेज ना, इंफ्रारेड रेज। अब आ जाइए बेटा, इंफ्रारेड रेज। तो जानते हो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में यदि देखोगे ना, फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जब देखेगा तो जब स्पेक्ट्रम बनाइएगा तो ये जैसे मान लो कि ये इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है लाइट के 7 कलर्स है ना, तो ये विजिबल लाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट जो हमारा बेटा रेंज होती है जो ना, यानी ऐसे कर दिया जाए, ये हमारा विजिबल लाइट का रेंज है मान लीजिए। तो यहीं से आगे शुरू हो जाता है, यहाँ से आगे कौन सी रेंज हो जाता है बेटा? देखिए, हाँ, ये कौन सा है? ये कौन सी रेंज होगी बेटा? ये हो गई, ये विजुअल लाइट है ना, ये हो गया हमारा यूवी। और ठीक इसके बाद जो शुरू होता है उसको कहते हैं इंफ्रारेड रेज ना। तो रेड कलर है तो मैं जो जिस कलर का होता है मैं उस कलर का बना रहा हूँ। देखिए, तो ये डायग्राम ये है, ये है बेटा। और ये क्या है? देखिए, ये यूवी है। तो ये है इनका पोजीशन। देखिए, तो यूवी विजुअल लाइट वाइट, और ये कौन सा है? तो रेड कलर से ही दिख रहा है, कौन सा? इंफ्रा रेड ना, इंफ्रा, हाँ बेटा देखो, तो इंफ्रा क्या? इंफ्रा IR बोलते हैं इसको, IR रेज ना, यानी पूरा नाम इंफ्रा रेड रेज। ये विजिबल रेज, ये अल्ट्रावायलेट। देखो बेटा, अल्ट्रा क्या है? अल्ट्रावायलेट, वही ऊपर जो लिखा हुआ था पीछे, अल्ट्रावायलेट ना, अल्ट्रा वायोलेट रेज। हो गया? तो ये है बेटा कलर, मीन्स की फ्रीक्वेंसी। तो कौन कहाँ पर, लोकेशन क्या है इनका? तो लोकेशन इनका ये है। अब देखो बेटा, इसका जैसा हम इंफ्रारेड रेज का जैसा वैल्यू डाटा निकाल दिया जाए, सबको निकाल सकते हो डायरेक्ट। हाँ चलो, अब चलो बेटा, अब सवाल ये है कि इंफ्रारेड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है ना। तो हम लोग किसको देखें बेटा? विजुअल लाइट तो हो गया ना। चलो ठीक है। अब हम लोग जाते बेटा, देखो ये तो विजुअल लाइट हो गया था, अब हम लोग जा रहे हैं देख बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इंफ्रारेड रेज को देखने जा रहे हैं, तो हेडिंग पर डाल दीजिए इंफ्रारेड रेज। हाँ चलो बेटा, इंफ्रा, तो अब हेडिंग डालिए इंफ्रारेड रेज, IR। नंबर 5, इंफ्रा रेड रेज ना, IR रेज, IR रेज, इंफ्रारेड रेज। ठीक, चलो अब आइए इनको देखा जाए। तो हाँ, तो अब हुआ पॉइंट, प्रोड्यूस्ड कैसे होती है? प्रोड्यूस्ड कैसे होती है? इंफ्रारेड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है भाई? तो बेंडिंग, अब लिखा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बेंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, या और रोटेशन ऑफ, यानी मॉलिक्यूलर स्टेट से प्रोड्यूस होती हैं या तो रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रोटेशनल मोशन से प्रोड्यूस होती है, मॉलिक्यूल के रोटेट करने से प्रोड्यूस होती है ना, यानी कि उनके बेंडिंग या रोटेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी कि किस स्टेट की पे होती है? या
जो लाइट था, विजुअल लाइट था, वह एटॉमिक, देखोगे एटॉमिक ट्रांजिशन शब्द वहाँ लिखा गया था। और यहाँ मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसी बात को हम लोग, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन। तो आप कहोगे बेटा ये मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन। चलो अगला पॉइंट इसका क्या बेटा, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन हो गया। अब ना, तो अब ये बेटा कि यह कैसे डिटेक्ट हम लोग कैसे करते हैं। हाँ जरा सोचो, जल्दी सोचिए, क्वेश्चन का आंसर जल्दी सोचिए, कैसे डिटेक्ट करते हैं हम लोग इसको, कैसे डिटेक्ट किया जाएगा बेटा इसको। तो डिटेक्टेड बाई लिखिए, अब डिटेक्टेड बाई कैसे डिटेक्ट होगा, तो डिटेक्टेड बाई, हाँ बोलो जल्दी, हीटर भाई, नहीं प्रोड्यूस किसे होगा, पहले तो प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड बाई लिखा जाए पहले। चलो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो प्रोड्यूस्ड बाई, कैसे प्रोड्यूस होती है, तो प्रोड्यूस बाई हीटर ना, हीटर ही द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, हर घर में रहता, मान लो हीटर से प्रोड्यूस होती है, तो हीटर से प्रोड्यूस बेटा, तो प्रोड्यूस्ड बाई हीटर। और क्या है, और दूसरा भी एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, तो हीटर हो गया हम लोग का। और इलेक्ट्रिक फाइबर, तो लिख दीजिए हीटर, इलेक्ट्रिक फाइबर। तो नंबर 2 बेटा हो गया कौन सा, इलेक्ट्रिक फाइबर से पड़ी जाती है। अच्छा, और कहीं पर भी इंफ्रारेड की बात करें तो कहीं पर जैसे मान ली अंगीठी जल रही है, तो क्या वहाँ नहीं हो रही है, हो रही है, अंगीठी जल रही वहाँ हो रही है, हाँ पक्का हो रही है। और कहाँ हो रही है, तो अंगीठी जल रही वहाँ पर हो रही, कोई बल्ब जल रहा है वहाँ पर भी हो रही है। कहीं पर भी, तो आप कहोगे कैसे पहचानेंगे, कहीं पर भी यदि कहीं पर भी लाइट कोई सोर्स है बेटा, यानी कि हल्का लाल रंग का उजाला हो रहा है, जैसे अंगीठी कोयला जलाए हुए हो, तो कोयला जलाए हुए तो जब पूरा जलने लगेगा, जब ज़्यादा उजाला वाइट हो जाएगा, जब वाइट हो जाएगा ना, तो लाइट हो गया ना। तो लाइट यानी कि जो वाइटनेस है जो आपको दिख रहा है वो तो विजुअल रेंज में आ गया। उससे हल्का जब रेडिश रहता है, उजाला नहीं रहता, हल्का रेडिश कोई चीज़ दिखाई दे रही है, तो वह होता है इंफ्रारेड रेज। यानी कि अब सवाल ये है बेटा कि बहुत ही गजब के सवाल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। आपसे बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पार्ट, फिर से बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पार्ट हीट प्रोड्यूस करता है, या तो ये वही है, यही वह ना, देखो बेटा यही वह है कि आई आर ओनली कंटेन हीट, या और प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट, यही वह रेज है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। आपके एग्जाम में एक साल क्वेश्चन पूछा गया ना, AIPMT में एक साल क्वेश्चन पूछा कि कोई आदमी दौड़ रहा है और थका हुआ है, यानी कि दौड़ रहा है, तो किसी थके हुए आदमी के शरीर से या किसी दौड़ते हुए आदमी के शरीर से, या इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ क्या, हाँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो इस समय पढ़ा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे शरीर से इस समय कोई वेव निकल रही है कि खाली पसीना ही निकल रहा है, हाँ बोलो जल्दी बोलो, बोथ पे मारना है, बोथ पे, तो स्वीटिंग आल्सो एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो। क्या मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हमारे शरीर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, मारिए जल्दी निशान। हाँ भाई हो रही है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे निकल रही है, नहीं, गामा रेज निकल रही है क्या, नहीं, माइक्रोवेव, रेडियो, नहीं, क्या निकल रही है, हीट। कहीं पर भी यदि हीट, उष्मा, हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो कहीं पर भी शरीर से उष्मा मीन्स हीट, कहीं से भी हीट, उष्मा शरीर से निकल रही है, किसी भी चीज़ से निकल रही है, तो उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को कभी जा ही नहीं सकती, वह केवल और केवल किससे थ्रू जाती है, IR से जाती है। तो मैं पूछूं कि इंफ्रारेड रेज क्या है, तो आप कहोगे कि वह रेज जो उष्मा को लेकर के जाती है उसी को IR इंफ्रारेड रेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, इंफ्रारेड रेज कहते हैं। हीटर वहाँ जल रहा है, गर्मी हल्की सी यहाँ महसूस हो रही है, हीट को लेकर के कौन आया है, तो अभी तक कह रहे थे कि वो हीट है, तो अभी तक जब नहीं चैप्टर पढ़े थे तो कहते तो हीट आ रही है, या अब हम लोग पढ़ते हैं कि हीट, ट्रांजिशन ऑफ हीट,
ट्रांजिशन ऑफ हीट, यानी कि हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, प्रोपेगेशन ऑफ हीट, हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। तो हीट एक स्थान से दूसरे स्थान को कितने तरह से जाती है? वह 3 तरह से जाती है। नंबर 1 कंडक्शन, ना चैप्टर आएगा अभी, तो नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 रेडिएशन, नंबर 3 कन्वेक्शन। तो 3 तरह से हीट एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। यानी तो क्या हीट जाती है कि एनर्जी जाती है? एनर्जी जाती है। तो सवाल है कि हीट को कौन लेके जाता है? यदि तो जहाँ पर भी IR होगा बेटा, जहाँ पर भी IR होगा वहाँ पर हीट अवश्य होगा। जहाँ पर IR होगा वहाँ पर हीट अवश्य होगा। IR ही, इंफ्रारेड रेज ही क्या करता है? इंफ्रारेड रेज ही हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है। तो देखेंगे कैसे? रेडिश कलर IR है, और वह क्या लेकर के जा रहा है? हीट को। तो वह कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हीट को लेकर के जाती है? आंसर मारिए। नंबर 1 एक्स रेज, नंबर 2 अल्ट्रावायलेट रेज, नंबर 3 विजिबल लाइट, नंबर 4 IR। मारिए जल्दी। एक्स रेज है? नहीं। अल्ट्रावायलेट रेज है? नहीं। लाइट है? लाइट हीट लेके जाता है? लाइट है? नहीं। तब कौन है? भाई? तब हीट किस में है? IR। हीट को कौन लेकर के गया है? IR। तो कहोगे सर तब धूप क्यों लगता है हमको? धूप में तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो धूप क्यों लगता है कि नहीं? तो उसमें किसके कारण से लगता है? वह ऊपर रेडिएशन के कारण से लग रहा है। क्या अभी तक ये समझ रहे थे कि लाइट ऊपर से आ रही है तो तुम बाहर धूप में खड़े हो तो लाइट के आने से तुमको गर्मी महसूस हो रही है, हमको गर्मी महसूस हो रही है, या तुमको महसूस हो रही है? नहीं। तब किसके कारण से हो रही है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसको कहते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताऊंगा अभी सब आगे। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी जानते हो क्या होता है? जब लाइट ना जैसे जैसे सन की तरफ जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, वैसे वैसे बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर जो है ना वो फ्रीज है। वह -100 डिग्री सेल्सियस, -1000 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर है। हाँ, जैसे जैसे सन की तरफ जाओगे वैसे वैसे -1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर, सब फ्रोजन स्टेट में है, सब फ्रीज है, सब जमा हुआ है, सब माइनस में टेम्परेचर ऊपर। जो हवाई जहाज उड़ती है बेटा वो भी माइनस टेम्परेचर में उड़ती है। ट्रॉपोस्फियर का टेम्परेचर ही ज्यों छोड़ो, जो भी गर्मी वगैरह है, जो भी चमक धमक है, जो भी गर्मी वगैरह है, ये पृथ्वी के एटमॉस्फियर पर ही, पृथ्वी का एटमॉस्फियर कुछ ही किलोमीटर तक है। इसके ऊपर तो सब शून्य है, सब डार्क है, सब ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक। तो यहाँ जो भी चमक वगैरह धमक देख रहे हो ये सब लाइट के स्कैटरिंग के कारण है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट आती है तो जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स से डस्ट पार्टिकल हैं, सन की रेज फोटॉन्स उस पर गिरते हैं, जिग जैग स्कैटरिंग होती है, उसी स्कैटरिंग से उजाला दिखता है। और कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें पार्टिसिपेट करता है। बी का क्या रोल होता है? बी का कोई रोल नहीं होता। तो ऊपर क्या है? सब कुछ ऊपर क्या है? सब कुछ, हाँ, सब फ्रोजन स्टेट में है, सब फ्रीज है, माइनस में, -1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ऊपर सब कुछ। तो ये सब कुछ जो भी देख रहे हैं, उजाला लाइट होता है तो दिन हो रही है, रात है, वहाँ तो रात ही रात है। हाँ, एटमॉस्फेयर में सब, एटमॉस्फेयर से ऊपर जाओगे ना, जहाँ पर शून्य है, जिसे तुम आकाश कहते हो, जिसे तुम अंतरिक्ष कहते हो, जिसे तुम ब्रह्मांड कहते हो, तो वह तो सब शून्य स्टेट में है, जीरो में है सब। जीरो का मतलब ये कि तुमको दिन में भी वैसे ही ना जो स्टार्स हैं वो दिखाई देंगे, सब कुछ, और सब कुछ ब्लैक है, बिल्कुल है। ओके बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 हैं, देखो तो अब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे ट्रांसफर की जाती है, तो उससे 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, कंडक्शन। नंबर 2 कौन सा बेटा? पहला कंडक्शन होगा, और दूसरा कौन सा होगा? रेडिएशन, और तीसरा कन्वेक्शन। तो जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड को जब हीट करते हो तब क्या होता है? तो वहाँ पर तो कंडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ का मैकेनिज्म दूसरा है। अच्छा, अब क्या मैकेनिज्म है? हीट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कन्वेक्शन, पानी गर्म करते हो तो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, और सन से एनर्जी कैसे आती है? तो वह रेडिएशन से आती है। तो यदि मान लो
लाइट के आने से यदि गर्मी होती, ध्यान देना, लाइट के आने से यदि गर्मी होती, यानी कि इस विजुअल लाइट के आने से यदि गर्मी होती, विजुअल लाइट के आने से यदि गर्मी होती या टेम्परेचर बढ़ता तो क्या होता है? तो क्या होता? तो ऊपर जितना ही ऊपर जाते उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होता ना, लेकिन है क्या? उल्टा, यानी कि रेडिएशन। तो कहते हैं कि व्हाट इज द रेडिएशन, अभी इसी में आएगा आगे बेटा चैप्टर में हम लोगों के रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है? तो रेडिएशन कभी भी माध्यम को प्रभावित नहीं करता है। रेडिएशन क्या होता है? माध्यम को प्रभावित नहीं करता बेटा, रेडिएशन कभी माध्यम को प्रभावित नहीं करता है। तो फिलहाल टॉपिक है बेटा हम लोग का क्या? इंफ्रारेड रेज क्या होती है, IR रेज क्या होती है। तो IR रेज क्या होती है बेटा? यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लोकेशन इसका कहाँ पर है बताया हूँ अभी ना, लोकेशन यानी कि जस्ट बिलो, यानी फ्रीक्वेंसी के क्रम में देखो, एनर्जी के क्रम में देखोगे तो सबसे ऊपर गामा, उसके नीचे गामा, उसके नीचे एक्सरेज, एक्सरेज के नीचे यूवी के नीचे विजिबल के नीचे IR, इंफ्रारेड रेज। कहाँ तक? इंफ्रारेड रेज हो गई बेटा IR। तो ये IR ओनली ना, तो यही केवल है। तो अब किसी कहा जाए क्वेश्चन कि किसी थके हुए व्यक्ति के शरीर से, किसी दौड़ते हुए व्यक्ति के शरीर से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, तो किस पे मारोगे निशान? IR पे मारोगे निशान। हाँ, विजिबल लाइट पे ना मार देना क्योंकि उसके शरीर से प्रकाश निकलता है। हाँ, IR निकलता है, इंफ्रारेड रेज गर्मी निकलती है उसके शरीर से बेटा IR। ठीक है, चलो अच्छा, तो प्रोड्यूस्ड बाई हो गया, प्रोड्यूस बाई, किसे प्रोड्यूस करते हो ये हो गया बेटा। अब लिख दो डिटेक्टेड बाई। हाँ, डिटेक्टेड बाई में कर दो ना, डिटेक्टेड बाई। हाँ, किसे डिटेक्ट करोगे? तो थर्मोपाइल है, उससे भी कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। तो मैं लिख दो बेटा क्या है, डिटेक्टर क्या कर सकते हैं? हाँ बेटा थर्मोपाइल ना, और फोटो ट्रांजिस्टर। तो लिख बेटा किसे डिटेक्ट हम लोग करते हैं? नंबर 1 थर्मोपाइल, और क्या बेटा नंबर 2 पे कर दो, नंबर 2 पर ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर कर दीजिए, फोटो ट्रांजिस्टर ना बेटा, फोटो ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब इसका यूज जैसा देख दिया जाए कि बेटा यूज क्या है इसका, कौन कौन सा। तो जानते हो कि कुकिंग, खाना बनाना, द बेस्ट यूज पहले तो सबसे पहले यही है, जरूरी है, सभी जो जरूरी चीज़ है। तो कुकिंग, हीटिंग, ड्राइंग ना, इंफ्रारेड फोटोग्राफी और फोटोकॉपी। तो चलो बेटा क्या क्या यूज है जैसा लिख दो। चलो तो पहले लिख दो, पहले तो सबसे पहले लिख दो बेटा कुकिंग, हाँ जो सबसे ज़रूरी है कुकिंग। नंबर 2 पे लिख दो हीटिंग ना, हीटिंग। नंबर 3 पे लिख दो बेटा फोटोकॉपी वगैरह में यूज होता है, मशीन जो लगी होती है ना इसी पे सिद्धांत पे काम करती है। तो फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी ना बेटा, तो फोटोकॉपी मशीन में बेटा इसी सिद्धांत पे काम करती है। और नंबर 4 पे कुछ और एक शब्द है बेटा, क्या है? तो हाँ हो गया बेटा। और फोटोग्राफी तो जानते हो ना कि IR, जानते हो कि देखते होंगे कभी कभी टीवी वगैरह में देखते होंगे ना कि IR कैमरा होते हैं, तो दिखाया जाता है कि ना, तो जैसे सीधे तस्वीर आती है लेकिन ये पता चलता है ना। अच्छा, अभी जो IR कैमरे होते हैं ना वो हीट को पकड़ते हैं, हीट को IR कैमरे होते हैं। तो कहीं पर भी जैसे मान लो कि कोई जंगल में आदमी छिपा हुआ है और हमको वहाँ IR कैमरा है, तो उससे उसके शरीर से जो जितने हिस्से से हीट निकल रही होगी या निकल रही होगी, कैमरा हमारा उसी को डिटेक्ट करेगा। तो पता चल जाता है अंधेरे में, रात में भी पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई जानवर है, कुछ भी है ना। तो उसको बोलते हैं कौन सा यूज हो बेटा? IR कैमरा, IR कैमरा हो गया बेटा, IR कैमरा। ठीक, अब जैसा ऐसा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का वो डाटा बता दो बेटा क्या है इसका। तो ये आएगा IR का डाटा है बेटा इंफ्रारेड रेज। तो इसका वेवलेंथ है बेटा, तो इसका वेवलेंथ है 3 × 10⁻⁵ से लेकर के 3⁻⁻⁻⁶ यानी कि 10⁻14 से 10⁻13, वो वही विजिबल के बाद वाला जो इस पर ध्यान दो बेटा। चलो अब यहाँ लिख दो, वेवलेंथ लिख दीजिए, तो लैम्डा 3 × 10⁻, हाँ ये हटा दें थोड़ा सा, हो गया बेटा, या तो हो गया ना, सब क्लियर कर लिए ना, सब नोट कर लिए। चलो तो अब लिखिएगा लैम्डा कहाँ से कहाँ तक है पहले। तो लैम्डा, हाँ बेटा लैम्डा 3 × 10⁻⁻⁶
5 से 3 इंटू 10⁻6, तो 3 इंटू 10⁻6 से लेकर के ना 3 इंटू 10⁻5 क्या मीटर। और न्यू लिखिए, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है इसका, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा इंफ्रारेड की 10⁻14 से 10⁻13 तक, तो 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻13 हर्ट्ज तक। क्लियर? चलो बेटा, तो ये था इंफ्रारेड रेज। ठीक, और जानते हैं कि इंफ्रारेड रेज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंफ्रारेड रेज स्पेक्ट्रम, एटॉमिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ना, जो हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो इसका डिटेक्शन करने वाला कौन सा पहला साइंटिस्ट था? लाइमन। तो वह सीरीज निकाला था ना, यानी कि ये इस रेज को एटॉमिक ट्रांजिशन में सबसे डिटेक्ट किया था सबसे पहले लाइमन ने। लेकिन वैसे तो सबसे पहले जो सीरीज है लाइमन, बामर, पासन, फ्रेज, तो जानते हैं कि नंबर 1 पर सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ था? बामर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बामर सीरीज का हुआ था, तब लाइमन का हुआ था ना। तो लाइमन, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है कौन सा? लाइमन ना बेटा। ये सब बाद में हम पढ़ेंगे, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे बेटा ये सब। तो फिलहाल अभी यहाँ तक हम लोग पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे बेटा? गामा पिछले वीडियो में हो गया था हम लोगों का। तो अभी हम लोग क्या क्या देखा आज के लेक्चर में? एक्सरेज क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है। तो एक्सरे देखा, अल्ट्रावायलेट रेज देखा, और क्या विजुअल देखा, IR देखा। अब अभी कौन सी बची है? मॉलिक्यूलर एंड रेडियो, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है और रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इसके लिए हम लोग फिर किसका जस्ट अगले लेक्चर में लेते हैं बेटा। अब यहीं पर रोकते हैं, जरूरी यहाँ पे रोकना हमको, तो यहाँ पर हम रोकते हैं बेटा लेक्चर। अब इसके बचा हुआ पार्ट जो हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाएगा। जो भी नेक्स्ट एपिसोड इसके बाद नंबरिंग होगी तो अगले एपिसोड में देखा जाएगा। ठीक, तो वहाँ पर माइक्रोवेव क्या होती है, रेडियो वेव क्या होती है, वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इनका क्या यूज है, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, और फिर प्लस इसके बाद में बचा हुआ बेटा इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स ना। तो जस्ट अगला एपिसोड, तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक।